हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज ईद उल अज़हा है, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। इसके साथ जो सबसे बड़ा वाक़या जुड़ा हुआ है हज का है, जो पूरी दुनिया से मुसलमान मक्का जाते हैं हज करने के लिए। आज भारत के तारीख़ के लिहाज से आज बकरीद है और सऊदी अरब में हज का आखिरी दिन है। हज का आखिरी दिन यानी 4 दिन का मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो मिना एक ऐसा मैदान है जहां सभी हाजियों को इकट्ठा होना होता है अरफात से और मुज़दलिफ़ा से पहले। मैं ख़ुद 2008 में हज कर चुका हूं और वो बिल्कुल नॉर्मल हाजी की तरह से मैंने भी हज किया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए जिस तरह से सरकार हाजियों को भेजती है। इस वक्त जो बहुत बड़ा इशू सामने आया है, अब से पहले भी होता रहा है, लेकिन अब इस वक्त जो हमारे आपके बीच से हाजी वहाँ पर गए हैं, मिना में ऐसे हालात से गुज़रे हैं कि यहाँ रहते हुए शायद हम आप सोच भी नहीं सकते। हम अपने माँ बाप को भेजते हैं, बहुत इज़्ज़त के साथ 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करते हैं। उनके साथ वहाँ क्या कुछ होता है वो एक महसूस कराने के लिए हमारे पास कुछ वीडियो आई हैं मिना से। जिस तरह से मेरा अपना तज्जिया ये है कि जिस तरह से इंसान को मरने के बाद कब्र में पैर फैलाने की जगह होती है ना, उतनी भी जगह वहाँ सोने के लिए नहीं मिलती और नामहरम मर्द औरत एक साथ उनको जगह दी जाती है। बहुत ही गैर इस्लामी हरकत है। इस्लाम का 5 में से एक बड़ा पिलर हज कहा जाने वाला, वहाँ हज के दौरान गैर इस्लामी तरीक़े से, गैर इंसानी तरीक़े से हाजियों को रखा जाता है, भेड़ बकरियों की तरह से। वो आप हमारी वीडियो में आप ज़रूर देखें। हमारे दोस्त एक हैं वकार चौधरी साहब, वो हज पर हैं और उन्होंने अब से पहले भी कुछ वीडियोस भेजी हैं। इस इशू पर, हज के दौरान होने वाली मुश्किलात पर, अब से पहले हम आपको वहाँ की रिहाइश की प्रॉब्लम, वहाँ के ट्रांसपोर्ट की और दूसरी प्रॉब्लम्स बता चुके हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे मिना में क्या हालात होते हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी मसूद साहब से, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो नई दिल्ली में पार्लियामेंट के नज़दीक प्रेस क्लब है, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर। बहुत अरसे से दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं, महाराष्ट्र से आपका ताल्लुक़ है। बहुत ही ईमानदारी से चीज़ों को समझते हैं और जैसे समझते हैं वैसे ही लोगों को बताते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। अब्दुल बारी मसूद साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप हमें वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि वो वीडियोज़ आपने भी देखी होंगी बहुत सी, आपको कैसा महसूस होता है? मसलन अगर मैं अपने पेरेंट्स को भेजूं, अगर आप अपने पेरेंट्स को भेजें या आपके पड़ोसी या रिश्तेदार जाएं, उनको हम यहाँ हज पर जाते हुए जिस तरह से वेलकम करते हैं, 50-50 लोग एयरपोर्ट तक जाते हैं, उनका वहाँ क्या हाल हो रहा है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो काज़मी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, हालत हाज़िरा के इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और मैं भी अपनी तरफ से क़ारीन को जो है ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो उनकी क़ुरबानी, जो कुछ भी क़ुरबानियाँ दे रहे हैं, उसे कबूल फरमाएँ और वो उसमें नाम व नमूद का पहलू ना रखे और बिल्कुल जो जिस मकसद के लिए क़ुरबानी की जाती है वो उसी मकसद को सामने रख के क़ुरबानी दे। तो बहरखैर, आपने जो सवाल किया, हज जो है इस्लाम के जो 5 फ़राइज़ है, जो 5 अरकान है, पिलर है, जैसा कि आपने तज़किरा किया, और उसमें हज भी एक फ़र्ज़ है, लेकिन उसके साथ एक शर्त यह है कि सेहत और माल की इस्तिताअत होना है, उसी सूरत में फ़र्ज़ किया गया है। तो मेरा भी तजुर्बा रहा है, मैं भी 1999 में जो है हज पर गया हूँ। लेकिन ये जो इस वक्त जो कैफियत जो तारी है पूरे हज इंतज़ामात के हवाले से, जिस तरह की वीडियोज़ आ रही है, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। उस वक्त तो बहुत सी चीज़ें छुप जाती थी, पोशीदा रहती थी, वो मंजर आम पर नहीं आती थी। अब जो वीडियोज़ आए हैं जिस तरह का, तो इसकी इब्तिदा तो बहुत पहले से हो रही थी। आप जानते हैं जिस तरह से हज पॉलिसी का ऐलान कितना लेट हुआ,
वो जो वक्त पर होना चाहिए था वो वक्त पर नहीं हुआ। मैंने वज़ीर साहिबा जो है, जो अखिलती उम्र की जो वज़ीर बनाई गई हैं, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, इजाफी चार्ज दिया गया है, फुल फ्लेज कोई वज़ीर नहीं है वहाँ पर, स्मृति ईरानी। हाँ, स्मृति ईरानी साहिबा जी, को। जी। तो उनसे ये कहा भी था, तो वो मीटिंग बुलाई थी उन्होंने इस सिलसिले में बताने के लिए हज पॉलिसी हम ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं। हज पॉलिसी वाकई बहुत अच्छी बनाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी सितारिश करना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे ये सवाल किया था कि इतने ताख़ीर से कर रहे हैं, तो उसने कहा कि हज इंतज़ामात पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो वो उन्होंने जवाब दिया था पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कि हुकूमत पीछे, सरकार का तंत्र है ना, गवर्नमेंट मशीनरी है, हम ये कर पाएंगे। लेकिन आज आप सूरत हाल देख रहे हैं कि ताख़ीर के नतीजे में हर मामले में ताख़ीर होती गई। फ़्लाइट्स का मामला ऐसा हुआ, फिर वो बिल्डिंगें जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई उसके मामले में जो है, तो जिस तरह की रिपोर्ट आई कि भाई सियासी लोगों को भर दिया गया, बिल्डिंग कमेटी वहाँ पर जो इमारतें सेलेक्ट की जाती है, तो वो इस तरह की जो चीज़ें हुई, तो ज़ाहिर बात है ये जो है उसका लामहला जो है नतीजा है। जो मीना में जो जिस तरह की जो कैफियत नज़र आई अब के मरतबा कि भाई रास्ते में लोग सो रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया कि कब्र में तो इंसान को जो है पूरी इस्तराहत का मौका मिलता है, यहाँ पे ज़रा भी इस्तराहत का, पैसा देकर भी इस्तराहत का मौका नहीं मिल रहा है। अरे मैं बीच में बताऊं, हम 5 लोग थे एक कवर में हज कमेटी के, जिसमें 2 ख़वातीन थी, 2-3 मर्द थे, उनमें से एक बूढ़े थे। यानी हम 2 लोग जो निस्बतन जवान थे, हमको कहीं दूर जाकर के पुल के नीचे चादर बिछा करके सोना पड़ा, इसलिए कि वो बुजुर्ग और ये ख़वातीन थोड़ा सा आराम से लेट गए। तो सीधे पैर फैला करके लेटने की जगह भी नहीं मिलती। और उसमें जो वहाँ के मौल्लिम जो कहे जाते हैं, सऊदी अरब की तरफ से अलॉट किए जाते हैं, जिनके हाथ में वो इंतज़ाम होता है मीना का, उनका दिल ये चाहता है कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे भर दें, एकोमोडेट कर दिया जाए कि किसी भी तरह से वक्त गुजारें। इसमें एक चीज़ और बड़ा पहलू है, देखिए, चाहे यहाँ की हज कमेटी हो या दूसरे मुल्कों की भी, या वहाँ की सरकार हो, ऐसा लगता है कि लोगों के मजहबी जज्बात का, देखिए, आदमी इबादत के इरादे से जाता है, वंस इन ए लाइफ टाइम उसको अपॉर्चुनिटी होती है, पैसे के लिहाज से भी, और आमतौर पर एक ही बार जाता है। उसको ये बताया जाता है मज़हब के अरकान के बताते बताते कि आपको किसी पे गुस्सा नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं। उस मजहबी उसूल का मिसयूज़ करते हुए हर किस्म की परेशानियां हाजी पर होती हैं, और ये बेचारा मुंह बंद किए रखता है कि उसका हज खराब ना हो जाए। हाँ, तो ये इबादत के लिए आया हूँ। ये जज्बे का जो है ना, मजहबी जज्बे का जो एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन जो है, ये बहुत हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि ठीक है, हज एक जो है एक तिजारत का मकसद भी था, तिजारत की जाए, लेकिन तिजारत के भी कुछ उसूल होते हैं। वो तिजारत के उसूल जो है उसको फॉलो करना चाहिए। ये हमारी हज कमेटी का भी जो है रवैया जो है ना, उसको मालूम है, उसको बार बार एहतसाब करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। आप पैसे भी बहुत चार्ज कर रहे हैं लोगों से, ऐसा नहीं कि पैसे कम ले रहे हो, लेकिन हिंदुस्तानी हाजियों के साथ जो सलूक किया जाता है, यतीम ऐसा मालूम होता है, यतीम है, उनका कोई लावारिस है, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, अक्सर ये देखने में आता है। और हमारे पास जो, अरे साहब, इंडोनेशिया, मैं वहाँ गया हूँ, इंडोनेशिया, ईरान, कई मुल्क ऐसे हैं जो अपने हाजियों का बहुत ख्याल रखते हैं, तो उनको उतनी परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ता। हमने खुद महसूस किया इंडियन होने का, एक तरह से वहाँ परेशानी से गुजरने के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत होती है। जी, आप अपनी बात बोलिए। हाँ, तो वो जो सरकारी अमला यहाँ से भेजा जाता है हुज्जाज की रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए, उनकी मुश्किलात को जो हल करने के लिए, उनकी शिकवे शिकायत को दूर करने के लिए, तो हमारा जो सरकारी अमला है, यहाँ पर जो सरकारी अमले का जो मिजाज बना हुआ है, वो ये समझते हैं कि भाई हम एहसान कर रहे हैं। यहाँ पे आप कहीं भी जाइए, आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई खराबी हो जाए, आप उसको कह दें तो वो आपका काम करेगा 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, फिर वो उसके बाद सोचेगा कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, मेरी मुट्ठी गर्म होना चाहिए। तो ये जो एहसान का जो बना हुआ है ना, और फ़र्ज नाशनासी, यानी अपने ड्यूटी कॉन्शियस नहीं होते। हमारे पास जो सरकार में जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उमन उनका एक मिजाज इसी तरह का बना हुआ है, तो वो वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होता है। मिना में हो, मक्का में हो, मदीना में हो, जो लोग लगाए जाते हैं, तो उनका काम है ये इन चीज़ों को इल्म में लेकर आए। उनको जो भेजा गया है, आपके मर्तबा तो ये किया गया है कि भाई वो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे, उनको जो है तो
भेजा गया। जी 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 जी। जो खादिमुल हुज्जाज जो सरकारी जो गए हैं उनको भेजा गया है। अब वो ज़ाहिर बात है, वो पुलिस वाला जो होता है वो ठेठ मिजाज का होता है। जी जी बिल्कुल है उसकी ट्रेनिंग ही गाली देने से गाली देने से शुरू होती है। तो वो क्या ख्याल करेगा, हो रहा होगा वहाँ से। जी जी। तो ये इस तरह का जो सूरत हाल है, ये जो हज के इंतजामात में जो बदनज़मी हुई बड़े पैमाने पर हुई, छोटी मोटी होती ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं आप। 1,75,000 यहाँ से हिंदुस्तान से गए हैं, जिसमें से जो है 1,40,000 हज कमेटी की तवज्जो से गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फ्री में गए हैं। जी जी अरे साहब, इस बार तो आपने तो खून निचोड़ लिया। आप इस बार तो औरंगाबाद और गया जैसे पॉइंट ऐसे रहे हैं जिन्हें गुवाहाटी से आपने 4,39,000 रुपये लिया गुवाहाटी से। और वहाँ का भी देखिए अफसोसनाक वाक़या ये है कि वो हाजी पहुँच गए वहाँ पर, कहा गया कि नहीं आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, अब यहाँ से नहीं जाएगी, आपको बम्बई या कलकत्ता से जाना पड़ेगा। वहाँ से तकरीबन 4,000 के करीब हाजी थे गुवाहाटी एम्बार्केशन पॉइंट से, यानी मणिपुर है आपका, मिजोरम है, मेघालय है, आसाम तो है ही, उसके बाद जो आतरफ की त्रिपुरा है, वहाँ के स्टेट के तकरीबन जो है 3,700 कुछ तो भी ले, यानी 4,000 मान लीजिए, 4,000 हाजियों को जाना था। और वो उनका टिकट लगाया 4,39,000। और अब उन्होंने निकाला होगा ज़र मुबादला के लिए 50,000 वो गए होंगे उनके, है ना। और फिर दूसरी बात, उनको जो दीगर जो अखराजात आए होंगे और वहाँ पे ठहरे, वो 3-4 दिन तक ठहरे होंगे, फ्लाइट कैंसिल हुई, तो आप लगाइए क्या गुजरा होगा, कितनी टेंशन से गुजरे होंगे। अच्छा, मैं अभी अब्दुल बारी मसूद साहब 1 मिनट ज़रा रुक करके मैं अब वो वीडियोस आपको पेश करता हूँ, दिखाता हूँ जो वक़ार चौधरी साहब ने जो दिल्ली से हाजी गए हैं वो क्या बता रहे हैं मिना के हालात, वो ज़रा आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो इंडियन हाजी आए हुए हैं, इनको जो रिकमेंडेशन मिली है मीना के खेमों के अंदर, मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल 1 इंच की भी इनमें गैप नहीं है और बिल्कुल मिले हुए लोग लेटे हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारे हाजी लोग हैं जो बाहर टॉयलेट के बाहर बेड डाल के सोए हैं, क्योंकि ये टेंट में बिल्कुल 1 इंच जगह नहीं है कि 1-2 और लोग आ जाए। लेकिन इनका बद इंतज़ामी ही कहिएगा कि बिल्कुल ऐसे भर रखा है यहाँ पे जैसे बिल्कुल भेड़ बकरी भरते हैं, और लोग बाग बाहर सोने के लिए मजबूर हैं। मैं भी आपको वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा मसूद साहब, आप ये बताइए कि आखिर क्या हो, कैसे लोग इस मुसीबत से बचें। क्या देखिए, जो भी पेरेंट्स को जो भेजते हैं, जो बुज़ुर्गों को भेजते हैं, वो किस किस तरह से उनको पैसे का भी इंतज़ाम करते हैं, उनकी इज्जत भी होती है। वहाँ जा कर के टॉयलेट के बाहर उन्हें चादर बिछा करके, बेड बिछा करके अगर सोना पड़ रहा है तो भाई ये तो हद हो गई कि आखिर कहाँ जाएं। सऊदी ज़बान उन्हें नहीं आती, वहाँ का मौलिम भी अवेलेबल नहीं होता, वहाँ भी उनके मौलिम तो होता ही नहीं, दिखावे के होते हैं, वो तो पैसा लेने के लिए, वो तो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार होते हैं, और उनके नीचे सब छोटे ठेकेदार होते हैं जो उनको और इंतजाम करते हैं। तो आखिर इस एक्सप्लॉयटेशन से क्या कोई रास्ता है बचने का? ये मुसलसल ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे भारत सरकार के लोग हों, चाहे सऊदी अरब की तरफ से मौलिम हों, ये सब लोग इनको ऐसे ही झटकते रहेंगे, फटकार लगाते रहेंगे, जलील करते रहेंगे, और ये बेचारा हाजी मुंह बंद करके ये वापस आके शिकायत भी नहीं कर पाता है। क्या हो, इसका कोई इलाज है? इसका इलाज यही है कि देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि जैसे आप गैर मुल्की सरजमीन पर चले जाए तो वहाँ पर सिर्फ एम्बेसी का अमल दखल होता है। तो हज कमेटी वाले कहते हैं कि भाई हमारा यहाँ से जो है अमल दखल ख़त्म हो जाता है। हज कमेटी वालों ने कई मरतबा कहा कि हमको जो है यहाँ पर भी इंटरफेरेंस करने का मौका दिया जाए, यहाँ पर भी इंटरवीन करने का, इंटरफेरेंस नहीं, सही लफ्ज़ जो है इंटरवीन करने का मौका दिया जाए। अब होता ये है कि वो पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल काम होता है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल काम होने के नतीजे में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आती है। अब पहले ये जो हज कमेटी थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ थी, इसको माइनॉरिटी अफेयर्स में लाया गया। माइनॉरिटी अफेयर्स में लाने का नतीजा ये हुआ कि उसको जो है रब्ता करना पड़ता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से करना पड़ता है, उससे मसाइल पैदा हो गए। आपकी जो है तो वो जो एक नहीं, इस बार तो ये भी नज़र आ रहा है
के हज कमेटी भी जीरो हुई हुई है माइनॉरिटी अफेयर्स के सामने। वही तो है, वो तो सब हाँ। इदारों की शिकस्त तो रेख्त हो रही है, हाँ। अंडरमाइन किया जा रहा है कि यह हाँ सब ऊपर से फैसले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है जैसे ना? जैसे हाँ, हाँ। जैसे जैसे मोदी कैबिनेट- साहब कहते जैसे हैं मोदी हाँ, जी हाँ। के देखिए आपको याद होगा 2014 में जब शुरू में प्राइम मिनिस्टर बने जी। उसके बाद ऐसी खबरें आई बाकायदा मीडिया में जी, आई जी। और जो हम सिर्फ याद दिला रहे हैं, पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है कि सिर्फ याद दिला दें। जी सभी मिनिस्ट्रीज के मेजर फैसले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए अफसरान या ये कहिए कि प्राइम मिनिस्टर वो फैसले करते हैं। अब अगर किसी जर्नलिस्ट से भी ये पूछा जाए कि 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम बताओ 10 मिनट के अंदर, तो पत्रकार नहीं बता पाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। अब मीडिया में नाम ही नहीं आता। जी। तो तकरीबन उसी तरह से हर फैसला एक जगह वो मैं centralize तो- हो गया नहीं, है। सुनिए मैं एक चीज हाँ, बताता जी। हूँ। एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि देखिए जितने ये पॉलिटिशियंस आते हैं जो इलेक्शन लड़के आते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, वो कमाने के इरादे से आते हैं, जी, जी, बिल्कुल। देश की सेवा के लिए तो आते नहीं। अब मुश्किल ये हो गई कि पैसा तो खर्च किया इन्होंने इलेक्शन जी, लड़ने में जी। और पैसा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सेंट्रल सब कुछ हो गए सारे फैसले, जी। तो सारा पैसा तो वहां जा रहा होगा। जी। तो मैं देखिए मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन सिस्टम हमारा पॉलिटिकल सिस्टम यही है कि जहां से फैसले होंगे वहां पैसे पहुंचाए जाते हैं ताकि फैसले हो जाएं। तो अब सारे दूसरे मंत्री भी बेचारे ये देख रहे होंगे कि भाई हमने पैसा लगाया तो आखिर वो वापस कहाँ से आएगा। तो ये बहरहाल एक बीच में सोचने समझने की बात है, गौर करने की ज़रूरत है कि करप्शन बुरी चीज़ है नंबर 1, लेकिन करप्शन होता है ये हकीकत है। लेकिन करप्शन क्या सेंट्रलाइज हो जाए एक जगह, सारे फैसले एक जगह हो जाएं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको याद दिला दूं पीएम केयर फंड का कोई आरटीआई नहीं हो सकता, कोई सवाल नहीं पूछ सकता, और ऐसे कई और कानून बनाए सरकार ने कि कहीं आप कोई सवाल नहीं कर सकते। आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। हाँ, तो ये हज का जो मामला है, ये शिकायत तो हर साल आती है, लेकिन इस साल जो शिकायत आई ना वो बहुत ही बड़े पैमाने पर है। पहले आप देखिए हज कमेटी ने जो है सबसे 3 किस्तों में पैसे हासिल किए, सबसे पहले 2 किस्तों में सबसे बराबर पैसे हासिल किए। अब आपने जो है हाजियों को बिल्कुल अंधेरे में रखा है ना, डार्क में रखा तीसरी किस्त के मामले में। अब सबने आपने 25 एम्बार्केशन पॉइंट दिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो ठीक है, कुछ पैसे बढ़ना भी चाहिए, कोई ये नहीं है, लेकिन ऐसे पैसे बढ़ा दिए आपने कि उसके होश उड़ गए भाई हाजी के कि भाई आप जो है बॉम्बे से 3 लाख रुपए मांग रहे हो, और वहीं औरंगाबाद जो बॉम्बे से औरंगाबाद जो है महज 400 किलोमीटर के फासले पर है, और वहाँ का दोनों के दरमियान का आने जाने का जो एयर फेयर है वो मुश्किल से 10,000 12,000 लगेगा। अब आप उससे हाजी से बोले 67,000 एक्स्ट्रा दीजिए आप। तो ये जो हुआ, अब गुवाहाटी का ले लीजिए आप, गुवाहाटी में आपने मांगा 4,39,000 रुपये, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है। ठीक है, वो फार अवे है, लेकिन कलकत्ते और उसके दरमियान तकरीबन 1 लाख रुपए का फ़र्क है। अरे भाई आप ऐसे कलकत्ता और गुवाहाटी के दरमियान 500-600 किलोमीटर का फर्क है। 1 लाख रुपए बचाने के लिए तो आदमी पैदल आ जाएगा। ये अजीब बात है। देखिए तो ये इस तरह की हरकत की गई। फिर दूसरी बात, वहाँ पर जो मकानात जो रिहाइश जो अकोमोडेशन किया गया, एक्सपर्ट लोगों को लेकर नहीं गए आप, तो वो जो है वहाँ पे किकबैक बहुत चलता है। अब आप लगाइए किकबैक, मैंने रुश्वत का कमीशन आप एक लगाइए कि अगर 100 रियाल जो है पर हाजी जो है 1,40,000 हाजी है, तो अगर एक हाजी पर आपने 100 रियाल भी बचाया यानी कमीशन दिया, तो आप लगाइए उसको मल्टीप्लाई करिए कितना पैसा हुआ, कितना पैसा जेबों में चला गया होगा। और ये इस पर बार बार शिकायतें आती है मेरे पास, बंडल के बंडल वहाँ से आए। फिर वहाँ से भी बहुत सी सऊदी अरब से कई सीनियर जर्नलिस्टों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे ये रिहाइश की बड़ी बुरी हालत है, कहीं पर टॉयलेट नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, देखिए मैं अपने कहीं पर पीने का पानी सही से नहीं है। मैं अपने इस प्रोग्राम में नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हज कमेटी के बहुत ही सीनियर आदमी रह चुके, उन्होंने हमें बताया कि होता ये है, ऐसे हालात में जहाँ एक कमरे में जहाँ 4 आदमी होने चाहिए वहाँ 10 आदमी बिठा दिए और उसमें महरम नामहरम का भी ख्याल नहीं रखा। वो इसलिए होता है कि मिसाल के तौर पे 50,000 यूनिट उन्हें लेने हैं, तो वो 40,000 लेकर के उन्हीं में सबको ज़बरदस्ती एडजस्ट करते हैं। यानी वो
10,000 यूनिट का एकदम पैसा नहीं दिया। जी। ये जो 100 वो बता रहे हैं ना, हाँ। वो तो एक एक आदमी का इस तरह से, हाँ। और 10,000 का अगर पूरा ही, मुख्तलिफ आउटलेट्स होते हैं बिल्कुल। पैसे निकालने के, बहुत पैसे कैसे बहुत से निकाला तरीके जाए। होते हैं। तो इसमें जो है ये जो हमारा बदउनवान हमला हाँ, है, हाँ। हमारे बड़े सगीर में जो है ना, वो बीमारी है लगी जी, 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 हुई बिल्कुल, करप्शन बिल्कुल। करने की, पैसा कहाँ से निकालना, बदउनवानी स्कैंडल किसको कहते हैं? हाँ, इसमें बिल्कुल। गैर अखलाकी हरकत। बिल्कुल। स्कैंडल के माने क्या हाँ, होता है? गैर बिल्कुल। अखलाकी हरकत होती है। हाँ। तो ये स्कैंडल करते हैं, ये जो है उसके नतीजे में ये मसाइल पैदा होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। सऊदी हुकूमत को क्या मालूम कि वहाँ पर कौन क्या कर रहा है, कौन कितना है ना? करप्शन कर तो रहा है। उनको जी। तो बताना चाहिए, सऊदी हुकूमत के इल्म में लेकर आना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि वो एक साठ घाट होती है, नेक्सस बना हुआ होता है, वो नेक्सस से काम करता है किस तरह से। अब से पहले हम आपको बता चुके हैं कि वहाँ रिहाइश की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, ख़ास तौर पर मक्का में, चूँकि हरम से काफ़ी दूर है अजीज़िया, भारत के सारे हाजी वहाँ रहते हैं, और वहाँ से लोकल बसेस लगाई जाती हैं सऊदी अथॉरिटीज़ की तरफ से, मौलम की तरफ से, वो सफिशेंट नहीं थी। लोगों को गर्मी में आधा आधा घंटा सड़क पर खड़े होने की परेशानियों से गुजरना इंतजार पड़ा। करना बहरहाल हम तमाम हाजियों को, जो हाजी वहाँ पर हैं और हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि आप लोग बखैरियत वापस आएँ, आपका हज कबूल हो। लेकिन जिन लोगों ने आपको सता करके अपनी जेबें भरी हैं या लापरवाही करके आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, हम ये बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, और आने वाले वक्त में जो हाजी यहाँ से जाएं वो बखैरियत जाएं, बखैरियत आएँ, सलामत जाएं, सलामत आएँ। हमारी पूरी कोशिश है कि हम हकीकतें आप लोगों तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल बारी मसूद साहब, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।